हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दिया था एंड वहाँ पर हमने एसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम फ्रेंड्स जो हमारा इसके आगे का टॉपिक है डेट इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा the geometrical isomerism in cyclic compounds। geometrical isomerism देखिए फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि सिस ट्रांस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इनमें मेनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इन डबल बॉन्ड का राउंड हम देखते हैं कि जब दो एडजेसेंट कार्बन से अटैच ग्रुप होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन के बेस पर हम इनको सिस ट्रांस में डिवाइड करते हैं। वो तो था ए साइक्लिक का केस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिनिमम से मिनिमम 3 एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास सपोज 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको मिनिमम क्या है, 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो जो सबसे पहला साइक्लिक कंपाउंड होता है आपका वो 3 मेंबर्ड एक रिंग होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन, जिसको हम इस तरह से बताते हैं। यहाँ पर ये क्या है, 3 मेंबर्ड की रिंग है कार्बन की, या अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन अटैच कर दो तो वो इपॉक्साइड बन जाएगा, इपॉक्साइड सिस्टम बन जाता है, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन हो। इसी तरह हम बात करते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर ये किस तरह से अरेंज होता है, इस तरह से। फिर आता है आपके 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन, फाइव मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, पेंटागन स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। एंड लास्ट 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, किसके, साइक्लिक कंपाउंड्स के। अब देखिए क्या होता है, जैसा हमने क्या देखा था, ए साइक्लिक कंपाउंड्स में सिस ट्रांस क्यों आ रही थी, प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसमें रिस्ट्रिक्ट रोटेशन था, मीन्स रोटेशन नहीं हो रहा था। जब रोटेशन नहीं हो रहा था तो पोजीशन एक तरह से कार्बन की फिक्स हो गई थी, तो उससे जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनकी पोजीशन भी क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी। इसलिए हम उसको क्या सिस ट्रांस या ईजेड में ईजिली डिटरमाइन कर पाए थे। यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, कुछ यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए क्या होता है, अगर आप इन रिंग्स की बात करें तो ये रिंग्स भी क्या होती है, एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर होती है। मीन्स इन रिंग्स में क्या है, रोटेशन एब्सेंट रहता है। जस्ट लाइक आपके कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है उसमें रिस्ट्रिक्ट रोटेशन है, इन रिंग्स में भी क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, यानी क्या है, इनकी पोजीशन फिक्स है एक तरह से। अब अगर इनकी पोजीशन फिक्स हो गई तो नो डाउट जो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं इन रिंग्स में से उनकी भी पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन रिंग्स भी क्या अपने शेप में फिक्स रहती है, शेप चेंज नहीं करती है, तो इनमें भी क्या है, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं। अब देखिए क्या बात है, जैसे हम जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स में तो देख रहे थे 2 एडजेसेंट एटम्स में, ठीक है। जैसे वहाँ पर एल्कीन की जब हमने बात की थी तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन कार्बन उनके बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे थे। या हमने ऑक्साइम्स की बात करी थी जो तो कार्बन नाइट्रोजन थे उनसे अटैच ग्रुप्स की हम सिस ट्रांस बता रहे थे। इसी तरह से हमने एजाइड कंपाउंड्स में देखा था, वहाँ पर क्या था, एडजेसेंट एटम्स की बात करी थी। अब यहाँ पर क्या है, इनमें जब आप स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की साइक्लिक कंपाउंड्स में तो ज़रूरी नहीं है कि जिन 2
एटम्स के सब्स्टिट्यूएंट्स से हम स्टडी कर रहे हो वो एडजेसेंट ही हो, यानी पास पास ही हो, वो एक के बाद एक भी हो सकते हैं, यानी दूर दूर भी हो सकते हैं। हम उनके बीच में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा आपका साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स में, कि साइक्लिक कंपाउंड्स में तो एडजेसेंट एटम्स के अराउंड ही आप क्या फाइंड कर रहे थे, सिस ट्रांस या ईजेड। इनमें क्या है, हम जरूरी नहीं एडजेसेंट तो हुए उनमें भी करेंगे, जो एडजेसेंट एटम्स नहीं है उनके भी सब्स्टिट्यूएंट्स में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, सिस ट्रांस ही अप्लाई होता है। ईजेड नॉमेनक्लेचर जनरली हम साइक्लिक कंपाउंड्स में नहीं देखते हैं, यहाँ पर सिस ट्रांस ही चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन का। 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन रिंग की जब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको ऑलवेज 1 एंड 2nd पोजीशन कंसीडर करनी है। यहाँ पर तीनों पोजीशन क्या इक्विवेलेंट है, आप 1 एंड 2nd ये ले सकते हैं, 1 एंड 2nd ये ले सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन अगर यहाँ पे आपके इपॉक्साइड बॉन्ड हो तो भी आप दोनों कार्बन्स के अराउंड ही देखेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन रिंग के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। कार्बन नंबर 1 एंड 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अटैच है मिथाइल, यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच है मिथाइल एंड यहाँ पर भी अटैच है हाइड्रोजन। ये तो हो गया आपका कायरल कार्बन, बिना किसी डाउट का आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको 2 कायरल सेंटर। तो देखिए आपको ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उनकी पोजीशन क्या है। रूल्स सारे सेम रहेंगे, जो हमने एसाइक्लिक में अप्लाई करे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफाइन करने के लिए, वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो मिथाइल एंड मिथाइल ग्रुप है दोनों क्या हो रहे हैं, अपर साइड है या सेम साइड है। तो इस वजह से ये क्या बन गया, आपका सिस बन गया। सिस में हमने यही बात करी थी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो सेम प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट्स है सेम साइड होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सेम साइड है मिथाइल मिथाइल, तो ये क्या बन गया, इसका सिस। अब देखिए इसके साथ साथ हम इसकी ये भी चेक कर लेते हैं कि ये कायरल होगा या ए कायरल होगा। देखिए कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल या ए कायरल। तो कायरल या ए कायरल होने के लिए हमने जो रूल बताए थे आपको इनेंशियोमर्स वाला, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि अगर मॉलिक्यूल में आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट हो, ये 2 सिमेट्री एलिमेंट्स अगर ये प्रेजेंट हो इन दोनों में से कोई सा भी एक या ये दोनों, तब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप अप्लाई करने की सोचे तो इधर बिल्कुल बीच में से एक प्लेन पास हो रहा है। अगर आप इस प्लेन को ड्रॉ करें तो जो मिरर प्लेन है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल यहाँ सेंटर में से पास हो रहा है इस मॉलिक्यूल के। तो इस वजह से ये जो सिस इसका आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन का, ये क्या हो जाएगा, आपका ए कायरल हो जाएगा। एंड जब ये ए कायरल हो गया तो बिना किसी डाउट के हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिवनेस होने के लिए मस्ट कंडीशन होती है कि कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है। तो अब देखिए अगर आपने इसका सिस ड्रॉ कर लिया है तो बिना किसी डाउट के आप इसका ट्रांस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ट्रांस इस तरह से बनेगा, मिथाइल एंड मिथाइल ग्रुप जो है आपके वो क्या अपोजिट साइड हो गए, 2 कायरल सेंटर अभी भी प्रेजेंट है। ये क्या बन गया आपका, इसका ट्रांस आइसोमर। अब देखिए ट्रांस में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर मिरर प्लेन एब्सेंट हो गया है। तो इट मीन्स ये जो कंपाउंड है आपका क्या हो गया, कायरल हो गया। एंड आपको पता है जैसे ही ये कायरल हुआ तो इसके क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा ये। तो ये कायरल DL पेयर आपको मिल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कायरलिटी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी। तो ये वाला मॉलिक्यूल जिसका ट्रांस आइसोमर है वो क्या है, कायरल है, सिस होगा ए कायरल। ये तो बात हुई आपकी 3 मेंबर्ड रिंग की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक बात और देखिए, एक तो मैंने रिप्रेजेंट करा इस तरह से, आपने अगर मेरा लेक्चर देखा हो CIP रूल्स जब मैंने आपको समझाए थे प्रायोरिटी रूल्स, तो मैंने आपको ये बताया था कि साइक्लिक सिस्टम्स में वेज डैश कैसे बनाते हैं। वेज डैश को ड्रॉ करने का अगर आपको ऐसे लाइन में दे रखा हो तो हम देखते हैं कि जो अपर वाले होते हैं उनको हम वेज बोलते हैं, जो लोअर वाले होते हैं उनको हम डैश बोलते हैं। तो इसी को हम अगर हमको इसको वेज डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो सिस ट्रांस को, तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर देखिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके वेज हो
या दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डैश हो इस तरह से, तो ये दोनों ही केसेस में क्या है, सिस है। ओके। एंड अगर एक सब्स्टिट्यूएंट वेज हो और एक डैश हो, यहाँ वाला हो गया आपका वेज एंड ये हो गया डैश, मीन्स अपोजिट साइड हो गए, ये वाली कंडीशन, तो ये क्या हो गए आपके ट्रांस। तो यही तरीका है वेज डैश में भी रिप्रेजेंट करने का, अपर वाले को वेज, लोअर वाले को डैश। तो समझ आ गया होगा आई होप आपको फ्रेंड्स किस तरह से 3 मेंबर्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, दैट इज इन फोर्थ मेंबर। फोर्थ मेंबर साइक्लोब्यूटेन में जो रिलेटिव पोजीशन होगी फ्रेंड्स, उसमें 2 आएगी। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन नंबर 1 एंड 2 को कंसीडर किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि उनको पता है कि तीनों पोजीशंस रिलेटिव है, कहीं से भी आप नंबरिंग करो 1 एंड 2 ही आएगी, तो इसलिए यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी मिली। फोर्थ मेंबर में देखिए क्या है, फोर्थ मेंबर साइक्लोब्यूटेन में जो रिलेटिव पोजीशंस होती है, एक तो आप कंसीडर करते हैं 1 2 एंड एक आप कंसीडर करते हैं 1 3। देखिए किस तरह से समझते हैं। सपोज ये है एक फोर्थ मेंबर रिंग, ये इसकी 2 पोजीशंस है। देखिए पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, समझ आ गया फ्रेंड्स। हम पहले बात करते हैं 1 2 की। 1 2 इस तरह से कंसीडर है। 1 2 में देखिए वही सिमिलर कंडीशन, सपोज सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, ये दोनों क्या बन गए, कायरल सेंटर प्रेजेंट 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 अगर आपके कायरल सेंटर बन गया मिथाइल मिथाइल, तो ये क्या हो गया आपका बिना किसी डाउट के सिस हो गया। अब दूसरी बात देखिए, सिस पता लगने के बाद आपको ये देखना है कि ये कायरल होगा या कायरल होगा। कायरल या कायरलिटी के लिए सिमिलरली जैसे हमने 3 मेंबर में चेक किया था, प्लेन चेक कर लेते हैं। प्लेन क्या पास हो रहा है यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल पास हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखें, ये वाला जो मिरर प्लेन है इसमें मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एंड अगर यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो बिना किसी डाउट के आपको पता है कि ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट मीन्स ए कायरल। एंड अगर इस कंपाउंड का सिस आइसोमर ए कायरल है, तो जब आप इसका ट्रांस ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली मिथाइल को नीचे ले जाएंगे, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाएंगे, फ़र्क कुछ नहीं आएगा, बस क्या होगा यहाँ पर मिरर प्लेन एब्सेंट हो जाएगा। तो इसका जो ट्रांस होगा आपका वो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल मीन्स डीएल पेयर आपको मिल जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी। तो ये तो थी बात 1 2 पोजीशन की। इसी की नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हम ड्रॉ करते हैं 1 3 रिलेटिव पोजीशन। देखिए ये है पोजीशन नंबर 1, ये है 2, ये है 3। हम बात कर रहे हैं 1 3 की। अब देखिए 1 3 में हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये है। तो देखिए फ्रेंड्स 1 3 की जब हम बात कर रहे हैं, ये क्या बना आपका, देखिए मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, ये हो गया आपका सिस है। अब दूसरी बात देखिए 1 2 वाले में तो आपने देखा था कायरल सेंटर प्रेजेंट थे 2, यहाँ पर कायरल सेंटर है ही नहीं देखा जाए तो। देखिए ये वाला कार्बन भी एक कायरल है, ये वाला कार्बन भी क्या है, एक कायरल है। किस तरह से, ये वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, और ये दोनों वैलेंसीज देखिए सेम है, दोनों जो इसकी रेस्ट 2 वैलेंसीज है वो क्या है, सेम है। तो इट मीन्स ये वाला कार्बन एक कायरल हो गया, ये वाला कार्बन भी क्या एक कायरल हो गया। एंड आपको पता है जब कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर आप इसका ट्रांस ड्रॉ करते हैं तो फ़र्क क्या आएगा, बस मिथाइल नीचे हाइड्रोजन ऊपर, लेकिन उसके बाद भी ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ए कायरल ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसको पोजीशन चेंज कर देते तो भी क्या है, सेंटर तो चेंज नहीं होंगे, सेंटर तो एक कायरल ही, जो कायरल है एक कायरल सेंटर है, एक कायरल ही रहेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पर क्या है, बीच में से पूरा एक मिरर प्लेन भी पास होता है जो मिथाइल ये दोनों कार्बन नंबर 1 3 हाइड्रोजन को कट करता है। तो अगर आप इन मिथाइल्स की रिलेटिव पोजीशन भी चेंज कर दे तो भी क्या होगा, वो इक्वल पोजीशन में कट हो जाएंगे मिथाइल।
तो इसका जो ट्रांस होगा आपका वो भी क्या होगा, ए कायरल होगा। तो बस ये डिफरेंस है 1,2 एंड 1,3 रिलेटिव पोजीशंस में कि 1,2 वाले में जो सिस है वो ए कायरल है लेकिन ट्रांस कायरल हुआ, और 1,3 वाले में दोनों ही सिस और ट्रांस क्या है, ए कायरल आएंगे। मैंने आपको केवल एक फॉर्म ही बना के बताइए फ्रेंड्स, आप अगर कॉपी में लिखते जा रहे हो तो दूसरी फॉर्म अपना बनाते जाइएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये बात हुई 4th मेंबर की। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम 5 मेंबर साइक्लोपेंटेन रिंग की। 5 मेंबर साइक्लोपेंटेन रिंग में भी सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बात करी 1,2 एंड 1,3 रिलेटिव पोजीशन की, वहाँ पर भी हम क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, 1,2 एंड 1,3 रिलेटिव पोजीशंस की। फाइव मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन, देखिए ये है आपका साइक्लोपेंटेन पेंटागन रिंग। यहाँ पर जो रिलेटिव पोजीशन आएगी एक तो होगी 1, 2 एंड 3। देखिए 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 सिमिलर पोजीशन। अगर आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, नंबर 3 मिलेगा। तो 1, 2 एंड 1, 3 यहाँ पर भी आपकी दो रिलेटिव पोजीशंस है 1, 2 एंड 1, 3। तो देखिए 1, 2 में किस तरह से होगा, ये है आपका 1, 2 आइसोमर। तो देखिए 1, 2 मिथाइल मेटल सेम साइड क्या हो गया, सिस, सिस हो गया। इसके बाद चेक करिए कायरल होगा, एक कायरल प्लेन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ये वाला प्लेन पूरा, इसमें इनके बीच में से क्या हो रहा है, मिरर प्लेन पास हो रहा है। यानी अगर ये मिरर प्लेन पास हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा आपका, ए कायरल। ये हो गया आपका ए कायरल। अब देखिए अपोजिट इसका बनाते ट्रांस, ट्रांस में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप नीचे आ गया, तो मिथाइल ग्रुप नीचे आते ही ट्रांस बन गया आपका। एंड आपको पता है ट्रांस में क्या होगा, मिरर प्लेन पास नहीं होगा, चाहे तो आप करके देख लीजिए, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांस होगा इसका आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो क्या हो जाएगा, कायरल। ये तो बात हुई 1, 3 रिलेटिव पोजीशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं 1, 2 रिलेटिव पोजीशन की, ये 1 एंड 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1, 3 रिलेटिव पोजीशन की। एक बात और, यहाँ पे देखिए दोनों क्या है आपके कायरल सेंटर्स है। ओके, अब देखिए 1, 3 की जब हम बात करते हैं, ये आपका 1, 2, 3 हो गया। देखिए वही सिमिलर मिथाइल मिथाइल ग्रुप सामने है, तो ये क्या बन गया आपका, सिस। मिरर प्लेन पास हो रहा है या बिल्कुल हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से एक मिरर प्लेन पास हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था। सिमिलरली ये मिरर प्लेन आपको दिख रहा है आराम से। ओके, तो मिरर प्लेन बन रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ए कायरल। अब देखिए अगर आप इसी का ट्रांस ड्रॉ करेंगे तो ट्रांस में क्या होगा, मिथाइल या नीचे चला गया। मैं आपको इसका बना के बता देता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ट्रांस का समझिएगा किस तरह से। ओके फ्रेंड्स, ये बन गया आपका ट्रांस, ये मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसे मिरर प्लेन पास हो रहा था, क्या यहाँ पर ऐसे मिरर प्लेन पास हो रहा, बिल्कुल नहीं। आपके मन में डाउट आ सकता है, तो हम ऐसे मिथाइल मिथाइल को काटते हुए कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो देखिए मिथाइल मिथाइल को अगर आप क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तब भी क्या मिरर प्लेन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो इसकी ट्रांस आइसोमर होती है वो क्या होती है, कायरल होती है। ट्रांस आइसोमर क्या है, 5 मेंबर रिंग की कायरल। तो 1, 3 में देखिए 1, 2 में भी सिमिलर कंडीशन है, सिस वाली ए कायरल, ट्रांस वाली कायरल। 1, 3 में भी क्या है, सिस वाली ए कायरल एंड ट्रांस वाली
कायरल। तो ये सबके अलग अलग कॉम्बिनेशंस चलते हैं, आपको ध्यान रखने। 4th मेंबर में अलग था, 5 मेंबर में अलग है। अब देखिए 6 मेंबर की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज हम ये कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हैं तो हम इसको प्लेनर स्ट्रक्चर की तरह भी स्टडी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन, लेकिन हमको सबको पता है कि जो 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है आपकी, वो चेयर एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो हम इसका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस और अच्छे से करेंगे। यहाँ पर हम इसका सीख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन का। इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, 3 होती है रिलेटिव पोजीशन, 1 2 1 3 एंड 1 4। सो 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये है आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग। ओके, यहाँ पर देखिए एक हम बात करते हैं 1 2, एक पोजीशन हम बात करते हैं 1 3 एंड एक पोजीशन हम बात करते हैं 1 4। बस ये 3 पोजीशंस होती है इसमें, 1 2 1 3 एंड 1 4। ओके, तो देखिए अगर आप दोनों वेज हो, दोनों डैश हो या दोनों अपर हो, सेम ग्रुप या सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो क्या हो जाएगा सिस। इन्हीं का अपोजिट एक वेज एक डैश, एक डैश एक वेज एक अपर या लोअर, तो क्या हो जाएगा ट्रांस। ओके, दूसरी बात हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखिए उसके लिए क्या हम अभी कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हम क्या है, जो इसकी प्लेनरिटी है वो इस फॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते। आपको जो कायरलिटी के लिए जो प्लेन डिस्कस करना होता है वो इसकी चेयर कन्फॉर्मेशन में डिस्कस होता है अच्छे से। तो वो वहाँ पर जो इसकी ये कायरलिटी है, कायरलिटी इन स्ट्रक्चर्स की, वो हम जब इसका कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करेंगे, साइक्लोहेक्सेन का पूरा एक लेक्चर रेडी करेंगे, वहाँ पर अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर हम बस ये सीख लेते हैं सिस ट्रांस कैसे ड्रॉ होते हैं। सिमिलरली 1 3 में देख लीजिए सिस, 1 एंड 3 इस तरह से, दोनों वेज है या दोनों डैश है या दोनों अपर साइड है, तो सिस हो गया आपका। एक अपर एक लोअर एक वेज एक डैश, तो क्या हो गया ट्रांस। इसी तरह 1 4 का भी यही हो जाएगा। देखिए दोनों वेज है या दोनों डैश है या दोनों अपर साइड, तो क्या हो गए सिस आपके। एंड अगर एक वेज एक डैश हुआ, एक अपर साइड एक लोअर साइड, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो क्या हो गया ट्रांस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है आपके कुछ एसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके हम अब कुछ आगे के और टाइप्स डिस्कस करते हैं। देखिए नाउ हम फ्रेंड्स कुछ ऐसे कंपाउंड डिस्कस करते हैं जिनमें मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप हो। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स स्टडी किया था 3 4 5 6 मेंबर रिंग्स में, उनमें हमने एट अ टाइम 2 सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी थी, चाहे वो पोजीशन 1 2 हो, 1 3 हो या 1 4 हो। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे यहाँ पर है पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 1 3 एंड 5 पर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप अटैच है। अब आपको क्या यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह से जहाँ पर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप होते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम क्या एक रेफरेंस ग्रुप असाइन करते हैं। इनको देखिए कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने का रूल समझिए क्या होता है। सबसे पहले जो स्टेप होता है असाइन अ रेफरेंस ग्रुप। देखिए इस रेफरेंस ग्रुप से रिलेट करके आप क्या है बाकी ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन देंगे। सो असाइन अ रेफरेंस ग्रुप के लिए क्या होता है रूल, आपको ये देखना है कि जो आपने नंबरिंग करी है रिंग में, उसमें लोएस्ट नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो रेफरेंस ग्रुप होगा। सो देखिए यहाँ पर आपने जब नंबरिंग करी थी तो आपने नंबर 1 दिया था OH, उस कार्बन को जहाँ पर क्या OH अटैच है। तो यहाँ पर जो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ये वाला जो नंबर 1 जिसको मिला है।
अगर आपके नंबर 1 पर कोई वो नहीं है सब्स्टिट्यूएंट्स, तो नंबर 2 वाला, फिर नंबर इस तरह से आपको देखना है। सो नंबर 1 पे आपको क्या मिल गया, एक रेफरेंस ग्रुप मिल गया। अब देखिए इस रेफरेंस ग्रुप को आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ये ध्यान रखना। सो नंबर 1 आपका क्या है, रेफरेंस ग्रुप है। ओके, रेफरेंस ग्रुप असाइन किया। अब देखिए उससे रिलेट करके आप क्या है, बाकी ग्रुप्स का क्या पता करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए रेफरेंस ग्रुप पर OH अपर साइड है, हाइड्रोजन लोअर साइड है, यानी जो आपका हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ है, अपर साइड है, लोअर प्रायोरिटी वाला लोअर साइड है। अब देखते जाइए, नंबरिंग करिए। जैसे 3 पर क्या है, देखिए मिथाइल 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब ये 3 रेफरेंस ग्रुप से रिलेट करें आप तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रखता है, सिस रखता है, क्योंकि देखिए रेफरेंस पर भी OH अपर साइड H नीचे है, एंड यहाँ पर भी देखिए मिथाइल अपर साइड H नीचे। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन से कंपेयर करिए, दोनों में हाइड्रोजन नीचे है, इट मीन्स ये क्या है, 3 जो है ये होगा सिस। और इसी तरह अगर आप 5 देखेंगे तो 5 वाले में भी हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, तो 5 वाला भी क्या होगा, आपका सिस होगा। तो समझ आ गया आपको। इस तरह से हमने क्या किया, नंबर 3 एंड 5 सब्स्टिट्यूएंट्स का रेफरेंस ग्रुप से रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लिया। जो इसका नाम होगा आपका वो क्या आ जाएगा, देखिए सिस, स्मॉल सी, कैपिटल से बताएंगे, सिस का मीन्स सॉरी स्मॉल से, तो यहाँ पर सिस है, सो C3 रेफरेंस ग्रुप से। फिर 5 वाला भी क्या है, सिस, C5, C3 C5 डाई मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ही रिंग गई है, C3 C5 डाई मिथाइल, C3 C मीन सिस, साइक्लोहेक्सेन। ओके, हेक्सेन के बाद अब देखिए R1 ऑल, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, R1 ऑल आपने जो रेफरेंस ग्रुप असाइन किया उसकी पोजीशन पे आप बताएंगे। फर्स्ट था R एंड उसी पर क्या है, OH ग्रुप अटैच है, तो इसलिए 1 ऑल R है, तो ये इसका क्या है नेम, C3 C5, तो सिस है, इसलिए क्या है, ये आपका ग्रुप है। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड पे आपको देखना है, यहाँ पर भी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, अब आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम, देखिए नंबरिंग हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, ये होगा नंबर 3, ये होगा नंबर 4, ये होगा नंबर 5 एंड ये होगा आपका नंबर 6। इसी तरह से यहाँ से हमने क्यों करी, 1 के बाद 2 इसको क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से चलते नंबर 2 देते हुए तो यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबर 5 मिलता है, एंड अगर आप यहाँ से चल रहे हो तो ऑक्सीजन को क्या मिल रहा है, नंबर 3। तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि लोएस्ट नंबर मिले आपको, हाईएस्ट नंबर मिले, ठीक है, जो हायर प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑक्सीजन को हायर नंबर मिलना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, नंबरिंग इस तरह से करी। सो 1 2 3 4 5 6 हो गई नंबरिंग। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका रेफरेंस ग्रुप है वो आप किसको मानेंगे, हमने जो रूल बनाया असाइन करने का, जो आपके लोएस्ट नंबर है रिंग में उसको आप क्या मानेंगे, रेफरेंस। तो यहाँ पे जो नंबर 2 है आपका वो क्या बन गया, एक रेफरेंस ग्रुप बन गया मिथाइल वाला। तो आपको नंबर 4 एंड 6 का क्या है, नंबर 2 से रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना। तो अब देखिए इसका जो नाम होगा आपका क्या होगा, R2 C4 डाई मिथाइल ठीक है। देखिए सी वाला जो 4th पोजीशन पर है वो सिस है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, तो सिस है इसलिए C4। ओके, मिथाइल हमने डाई मिथाइल हमने पहले ही लिख लिया, 2 पर है मिथाइल एंड 4 पर मिथाइल, इसलिए डाई मिथाइल आ गया। इसके बाद देखिए 6 के लिए ट्रांस, ये आएगा आपका ट्रांस 6 इथाइल। 6 वाला क्या है, इथाइल दिख रहा है आपको। अगर आप 6 को कंपेयर करें 2 से तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ हो गए, अपोजिट साइड हो गए, तो इसलिए क्या हो गए, ट्रांस हो गए। टी इथाइल 1,3 डाई ऑक्सेन, 1,3 डाई ऑक्सेन, ये क्या है इस कंपाउंड का नेम।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको सॉल्व करवाया फ्रेंड्स। वैसे तो एग्जाम में जनरली आपके डाई सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप से ही पूछे जाएंगे, जिनमें आपके 2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, कई बार इस तरह से पूछ लें तो आपको बस ये पता लग गया कि आपको सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप असाइन करना है। नंबरिंग के बाद आपको जो लोएस्ट नंबर पे रेफरेंस ग्रुप, उसको जो लोएस्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको आपको रेफरेंस ग्रुप बनाना है स्मॉल r, देन उससे रिलेट करके क्या है बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर देना है। इस तरह से 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैंने आपको समझाया। चलिए अब देखिए इसके बाद जो होते हैं कुछ कंपाउंड्स आपके, जैसे हम देखते हैं बाईसाइक्लिक रिंग्स में हम किस तरह से सिस ट्रांस बताते हैं, फ्यूज कंपाउंड्स या हम जो बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखिए फ्यूज्ड कंपाउंड्स या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, 2 रिंग्स आपस में अटैच होती है, 2 रिंग्स आपस में अटैच है, इनफ्यूज्ड और बाईसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका डेकालीन। 2 6 मेंबर रिंग्स आपस में साइक्लोहेक्सेन रिंग्स अटैच होती है। ये क्या है आपका डेकालीन। इसमें देखिए इन दोनों कार्बन्स पे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम। ये दोनों कार्बन्स जो है, अगर इनसे अटैच हाइड्रोजन सेम साइड होते हैं, इस तरह से दिख रहा है आपको, दोनों वेज है या दोनों डैश हो, दोनों टुवर्ड्स है दोनों अवे हो, तो ये क्या होता है आपका सिस डेकालीन। ओके। एंड अगर आपके इसी में एक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन हो सिस टुवर्ड्स एंड एक हो अवे, इस तरह से, ये है आपका टुवर्ड्स एंड ये हो गया अवे, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस डेकालीन। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो जब हमने RS नॉमेनक्लेचर देखा था तो वहाँ पर डेकालीन का भी करना सीखा था, RS नॉमेनक्लेचर, वहाँ पर हम इसको एक तरह से डिस्कस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये आ रहा था तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं डेकालीन के, सिस डेकालीन एंड ट्रांस डेकालीन, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जनरली जो स्मॉल रिंग बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वहाँ पर ट्रांस मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है। स्मॉल रिंग फ्यूज कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज एक 4 मेंबर रिंग को अटैच करें तो उनमें क्या जनरली आपको सी मिलेंगे, ट्रांस मिलते ही नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे लोएस्ट जो रिंग कंपाउंड होता है, जो ट्रांस मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, वो होती है इस कंपाउंड की, जिसमें 4-5 फ्यूज़न होता है। मिनिमम से मिनिमम हम ले सकते हैं ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है आपका स्मॉल रिंग में ट्रांस फॉर्म में। एक होता है आपका ये है 4 मेंबर रिंग, ये है 5 मेंबर रिंग। ये हो गया, ये है आपका सबसे लोएस्ट या लोअर रिंग का एग्जांपल जो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका अगर आप नेम देना चाहें तो बाईसाइक्लो 320 ऑक्टेन, ये होगा 8 कार्बन है टोटल आपके, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। सो इसका जो नॉमेनक्लेचर अगर आप करेंगे तो बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन, ये कंपाउंड होता है आपका 4-5 फ्यूज़न से बनता है। इससे कम वाले सारे क्या होते हैं, सिस में स्टेबल होते हैं। अगर आप 4-4 फ्यूज़न करना चाहे या 3-4 फ्यूज़न करें तो वहाँ पे क्या है, सब सिस स्टेबल होंगे, ट्रांस अनस्टेबल होंगे। यही होता है स्मॉल रिंग में, जो क्या है ट्रांस में स्टेबल होता है बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। इसके अलावा ये क्या फ्यूज़ में आपको तो ये सिस ट्रांस वाली बात है, ये इसका क्या ट्रांस है, इसका सिस भी बनता है, ये क्या है आपका ट्रांस। समझ आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके फ्यूज्ड या बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद होते हैं आपके पॉलीस्पाइरेन्स या पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स।
देखिए फ्रेंड्स, पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स में किस तरह से होगा, देखिए दो टाइप के होते हैं। ये भी क्या है फ्रेंड्स, रिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें रिंग्स प्रेजेंट होती है लेकिन स्पाइरल फॉर्म में, इस तरह से। ये क्या होता है, आपके स्पाइरेंस होते हैं। यहाँ पर ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी सबसे पहले अगर आपको इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है तो इनकी स्ट्रक्चर समझनी होगी। देखिए हम इसको रिंग्स में डिवाइड कर दें, जैसे ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, सी रिंग है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इनमें ऑल्टरनेट रिंग्स होती है वो क्या होती है, सेम प्लेन्स में होती है, या जो एडजेसेंट रिंग्स होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ऑल्टरनेट रिंग सेम प्लेन में होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप जैसे देखें, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, ये हमारे दो सपोज ये मार्कर से रिंग में हम समझना चाहें तो कैसे, देखिए आपके क्या है, जैसे ये वाले एक रिंग है, ये दूसरी, तो ये क्या इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एंड जो तीसरी रिंग होती है आपकी, ये तीसरी रिंग क्या होती है, जो पहले वाली रिंग है इसके इस तरह से क्या होती है, पैरेलल में होती है। ये एक तरह से, अब समझ पा रहे हैं, इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ, ये इस तरह से देखिए, अगर आपको अब समझ आ रहा हो तो जो ये ब्लैक वाला जो मार्कर है फर्स्ट रिंग, रेड वाला सेकंड, एंड जो ये ग्रीन वाला ये थर्ड रिंग आप माने। जैसे यहाँ पे ABC बनी हुई है, तो जैसे ये A और C जो है ये तो क्या है, सेम प्लेन में, A और C क्या सेम प्लेन में, एंड जो B वाला है इन दोनों के क्या परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर इसके आगे D हुई तो वो क्या होगी, B के पैरेलल हो जाएगी, यानी C के परपेंडिकुलर। ऐसे क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर चलती रहती है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट रिंग्स का क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट थर्ड वाली दोनों क्या होती है, प्लेन में। अगर फर्स्ट थर्ड वाली प्लेन में मान रहे तो सेकंड और फोर्थ क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर फर्स्ट एंड थर्ड वाली प्लेन के परपेंडिकुलर मान रहे तो सेकंड और फोर्थ क्या होगी, प्लेन में प्रेजेंट होगी। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेस पर हम इसकी दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक वो होती है जिनमें क्या होती है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती है। एक वो कंपाउंड जिनमें ऑड नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट होती है, एक वो जिनमें इवन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती है। एंड ये क्या कि दो टाइप से रिंग्स है, एक तो कंपाउंड जिनमें ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होगी एंड एक जिनमें इवन नंबर ऑफ रिंग्स होगी। समझते कैसे, देखिए अभी हमने बात करी कि ऑड नंबर वाली रिंग्स में क्या आते हैं, जो या रिंग्स में हम अल्टरनेट रिंग्स जो है सेम प्लेन में होती है, एंड जो एडजेसेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं ऑड नंबर वाली, सपोज 3 रिंग्स का एग्जांपल लेते हैं। 3 रिंग्स वाला एक पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स है। तो देखिए फर्स्ट रिंग हमने ड्रॉ करी प्लेन में। देखिए स्टीरियो में आपको पता है कि जो भी बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं उनको हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड लाइन से हमने क्या फर्स्ट रिंग ड्रॉ कर दिया, यानी ये इस प्लेन में है। अब देखिए आपको पता है अगर ये रिंग इस प्लेन में है तो जो इसके दूसरी रिंग होगी वो क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी एक इस बोर्ड के अबव एंड दूसरा पार्ट बोर्ड के बिलो। तो देखिए हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो इसका पार्ट होगा, ये टूवर्ड्स वाला इस तरह से हमने ड्रॉ किया। इसी तरह से ये अवे, यानी बोर्ड के पीछे। एंड तीसरी जो रिंग है वो वापस से क्या आ गई, प्लेन में। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? ओके, अब सपोज देखिए यहाँ पर इससे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है अगर ये रिंग हम बात करें A, B एंड C की, तो जैसे इससे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो A और B तो क्या परपेंडिकुलर, लेकिन A और C सेम प्लेन में। ना आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। प्लेन के अबाव या बिलो नहीं होने चाहिए। तो आपको पता है जैसे A और C रिंग सेम प्लेन में, तो इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये भी क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो इस तरह से आप क्या रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इट मीन्स आप इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म असाइन कर सकते हैं।
जैसे ये अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड है तो ये क्या हो गया आपका सिस बन जाएगा सिमिलरली। ओके, समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये सिस बन जाएगा ना, मिथाइल एंड मिथाइल सेम साइड है। एंड अगर आप मिथाइल एंड मिथाइल अपोजिट कर दो तो वो भी क्या है, इस रिंग सेम प्लेन में, तो वो क्या बन जाएगा आपका ट्रांस बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये ऑड वाला तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं E1 की। देखिए E1 में सपोज हम 2 रिंग वाला लेते, 4 वाला भी उसी के, जैसे ये 3 वाला तो 5 वाला भी इसी के सिमिलर होगा। हम लेते 2 जिनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है। तो देखिए 2 रिंग्स किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं हम। एक रिंग तो ये रही आपकी, एंड दूसरी रिंग हमने अभी ड्रॉ करी थी ये रही। देखिए ये दूसरी रिंग क्या है, प्लेन के अबाव एंड बिलो। आ गया फ्रेंड समझ, ठीक है। अब देखिए ये है रिंग ए, ये है रिंग बी, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। अब देखिए अगर आप बात करें ये रिंग इस प्लेन में, तो प्लेन में सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स अबव एंड बिलो द प्लेन हो जाएंगे आपके। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, अबव एंड बिलो द प्लेन चले गए, क्योंकि रिंग भी प्लेन में नहीं है। तो आपको पता है, अब समझ आ गया। अब देखिए E1 वाले में क्या है, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गया फ्रेंड्स। तो ऑड वाला क्यों शो कर रहा है, क्योंकि जो टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स है सेम प्लेन में होने की वजह से क्या है, उनके ग्रुप्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है। लेकिन E1 वाले में क्या है, बिकॉज रिंग्स का क्या है, जो टर्मिनल वाली रिंग्स एक दूसरे के अपोजिट चली गई, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई। फिर आपको पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाते हैं उनमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख ही नहीं सकते हम। तो इस तरह से क्या है, E1 वाले में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते। इसी तरह अगर ये 4th वाला हो, 4 मेंबर रिंग का, तो चौथी वाली रिंग भी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर चल जाएगी, तो वहाँ भी क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। तो लेकिन फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि देखिए आपको अगर इसको देख पा रहे हैं, अगर आप इसको अज्यूम कर पा रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या सिस्टम बन गया, ये बन गया एक टेट्राहेड्रल कार्बन, यही तो बन गया फ्रेंड्स। देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, ये बीच की दोनों रिंग्स हटा दें, केवल इन दोनों को यहाँ पे फ्यूज़ कर दें, तो देखिए ये सिस्टम इस तरह से बन गया ना, ये 2 वैलेंसीज प्लेन में परपेंडिकुलर, तो ये टेट्रा कार्बन, यानी यहाँ पर क्या एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एंड जहाँ पर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो ये जो E1 नंबर वाले पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स होते हैं, इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये इनैंशियोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म, ये सब शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये है आपकी पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फ्रेंड देखिए इससे रिलेटेड क्या था, एक जो हमने एसाइक्लिक कंपाउंड्स की वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, जब हमने एसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर सेम इससे रिलेटेड क्या होता है, क्यूमुलेटेड एल्कीन्स होते हैं। एक हम बात करते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन्स। क्यूमुलेटेड एल्कीन्स में भी क्या होता है फ्रेंड, जैसे देखिए जस्ट इससे कंपेयर कर लीजिए आप, वहाँ पर भी और देखिए क्यूमुलेटेड एल्कीन सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड लगातार प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। उनमें जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो तो होता है sp2, एंड बाकी जितने भी बीच वाले कार्बन्स होते हैं उनका s पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वहाँ पर भी सिमिलरली क्या होता है, ऑड एंड इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप एक क्यूमुलेटेड एल्कीन ले जिनमें क्या है 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे पॉलीस्पायरीन में था ना कि एक रिंग प्लेन में एक परपेंडिकुलर फील्ड प्लेन में, यहाँ पर भी क्या होता है, इन दोनों कार्बन का और इन दोनों कार्बन का जो टर्मिनल वाला होते हैं ये दोनों प्लेन में होते हैं, एंड ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बीच वाला। जस्ट बिल्कुल सिमिलर इसी के स्ट्रक्चर होती है ये, जैसे आपकी पॉलीस्पायरो की सेम क्या है, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड एल्कीन्स होती है। सिमिलरली क्या है, जैसे आप
इवन नंबर ऑफ पॉलीस्पायरो की बात करते हैं, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड एल्कीन्स में भी यही कंडीशन होती है। अगर आप एक प्लेन में है तो दूसरा क्या होगा, आपका प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाती है वैलेंसीज। तो सारे कैरेक्टर सेम होते हैं इनमें, बस आप क्या है, इनको ये रिंग को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डबल बॉन्ड से, तो वो ए साइक्लिक क्यूमुलेटेड एल्कीन्स में क्या मिल जाएगी आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। तो ये दोनों क्या होता है, रिलेटेड होते हैं आपके पॉलीस्पायरो एंड क्यूमुलेटेड एल्कीन्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे तो हमारा ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड से वो कंप्लीट होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इससे पहले वाले लेक्चर में एसाइक्लिक में देखा, यहाँ पर साइक्लिक में देखा। इसके अलावा देखिए एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम बोलते हैं इन आउट या आउट इन आइसोमेरिज्म। कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, एक अलग केस है, बस थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी होती है। इन आउट या आउट इन आइसोमेरिज्म, देखिए समझते किस तरह से। आउट इन या इन आउट आइसोमेरिज्म, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है जनरली, ये ट्राईसाइक्लिक आपके जो ट्राईसाइक्लिक डाईएमाइंस होते हैं उनमें देखने को मिलती है। देखिए ट्राईसाइक्लिक डाईएमाइंस की बात कर रहे हैं हम, तो ट्राईसाइक्लिक का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखिए फ्रेंड्स कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे जिससे हम नॉरबोर्नेन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रिज प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स में, ओके, एंड इसमें क्या होता है, ब्रिजेड पोजीशंस भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इन कंपाउंड्स में लॉन्ग ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग ब्रिजेस विथ एक्सोसाइक्लिक NH बॉन्ड और नाइट्रोजन विथ लोन पेयर। पहली बात तो ये कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, लॉन्ग ब्रिजेस विद एक्सोसाइक्लिक NH बॉन्ड और नाइट्रोजन विथ लोन पेयर। एक तो ये कंपाउंड्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जिनमें बड़े बड़े ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा क्या है, एक्सोसाइक्लिक या ब्रिज हेड, इनको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक और ब्रिज हेड NH बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे आउट इन या इन आउट आइसोमेरिज्म क्या होती है, इससे समझते हैं। ये जो ब्रिज हेड NH बॉन्ड होते हैं ना, ये NH बॉन्ड या नाइट्रोजन लोन पेयर है, ये आपके उस जो आपका पूरा कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें इनकी पॉइंटिंग किस तरफ है, उसकी पॉइंटिंग उस कंपाउंड के आउटसाइड है या इनसाइड है। दोनों आउटसाइड है, दोनों ब्रिज हेड की, या दोनों की इनसाइड है, एक के आउटसाइड है एक की इनसाइड है, उस बेस पर क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं इनमें आइसोमेरिज्म। एक ही स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है फ्रेंड्स, एक कंपाउंड होगा जिनमें दोनों ब्रिज हेड इनसाइड होंगे, NH बॉन्ड या नाइट्रोजन लोन पेयर, वहाँ पर क्या होगी, इन आइसोमेरिज्म। एक में ऐसा होगा कि एक तरफ ब्रिज हेड वाली पोजिशन में NH इनर साइड है, एक में NH आउटर साइड है, तो वहाँ पर क्या होगी, इन आउट आइसोमेरिज्म। एंड उसी के एक और आइसोमर में क्या होता है, एक NH आउटसाइड है, एक NH इनसाइड है, तो वो आउट इन आइसोमेरिज्म। अभी इसको हम विथ एग्जांपल समझते। देखिए ये तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, ब्रिज हेड NH बॉन्ड, इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एग्जांपल लेके समझते। मैंने आपको यहाँ पे दो बताया, एक तो ब्रिज हेड पोजीशन पर या तो NH बॉन्ड है या फिर नाइट्रोजन लोन पेयर है। तो NH बॉन्ड, अभी देखिए हम सबसे पहले लेते हैं अमोनियम सॉल्ट का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनियम सॉल्ट, देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए कंपाउंड है जहाँ पर दो ब्रिज हेड NH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर एक CH2 ग्रुप
प्लेन में, एक CH2 ग्रुप अवे फ्रॉम द प्लेन एंड एक CH2 ग्रुप टूवर्ड्स द प्लेन। समझ आ गया फिर? इस तरह से ये अमोनियम सॉल्ट है एंड यहाँ पर हम नाइट्रोजन का लोन पर हाइड्रोजन ले लिया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए इनका जो है आपके LM, यहाँ पर K, L एंड M की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 6। अब देखिए ये एक अमोनियम सॉल्ट है आपका, इसमें इन आउट आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे? आप देखिए यहाँ पर ये जो NH बॉन्ड है आपका, ये दोनों क्या आउटसाइड है, हाइड्रोजन दोनों के क्या बाहर है, तो ये क्या है? इसका आउट आइसोमर, आउटसाइड है दोनों। समझ आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, ये दोनों आउटसाइड है तो ये क्या हो गया? आउट आइसोमर आपका। अब देखिए अगर आप इसी का एक और बनाएं, मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूँ, केवल ये ड्रॉ करके बताता हूँ। चलिए देखते हैं। ये इसका एक और आइसोमर बनाया हमने, सेम कंडीशन। सॉरी यहाँ पे मैं गलत बना दिया फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन से अटैच है। हाइड्रोजन से नहीं, नाइट्रोजन से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है? दोनों हाइड्रोजन बाहर थे, इधर का एक आउट है एक इन है, तो ये क्या हो गया? इसका आउट इन आइसोमर। एंड इसी का तीसरा कंडीशन क्या होगी आपकी? अगर आपके दोनों H अंदर की तरफ आ जाए एंड सिमिलरली तीनों इस तरह से आप CH2 KLM जोड़ के बना दे, तो H दोनों अंदर की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका? इन आइसोमर। समझ आ गया फ्रेंड्स? सो ये है आपकी इस तरह से एक आउट इन या इन आउट आइसोमेरिज्म। जनरली क्या आप जो अमोनियम सॉल्ट्स है या एमाइड से, इनमें ये देखने को मिलती है, रेयर टाइप की, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी। बस ये NH की पोजीशन है या NH की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। आउट है, दोनों आउट है। इसी की जगह लोन पेयर की भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लोन पेयर लगा दें तो लोन पेयर की पोजीशन देखने पे पता लग जाएगा कहाँ पर आउट है, कहाँ पर आउट इन। तो ये है आपकी आउट इन या इन आउट आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड आउट इन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए सो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।